नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, पीएम पर कमेंट के खिलाफ है कल असम में केस, आज दिल्ली में विमान से उतारकर गिरफ्तारी हुई। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में गिरफ्तार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। खेड़ा को रायपुर जाते समय आज ही फ्लाइट से उतारकर दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वे पार्टी के अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने 3 बजे से करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी। यानी कि खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत और मिली है। इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। खेड़ा के खिलाफ असम में एक जगह और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दर्ज किया गया है। हालांकि आज की गिरफ्तारी असम में दर्ज केस के आधार पर हुई थी। अब कोर्ट खेड़ा की गिरफ्तारी और तीनों केसों को क्लब करके 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पवन खेड़ा को जिस बयान की वजह से गिरफ्तार किया गया है वह बयान उन्होंने 20 फरवरी को दिल्ली में दिया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है। अपने बयान में उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गौतम दास मोदी कहा था। इसके बाद उन्होंने आसपास खड़े लोगों से पूछा कि गौतम दास हैं या दामोदर दास हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि नाम भले ही दामोदर दास है, उनका काम गौतम दास का ही है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि प्रधानमंत्री के नाम को लेकर उन्हें कंफ्यूजन था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उसका मूल उद्योग आतंकवाद है। विदेश मंत्री जयशंकर का पाकिस्तान पर वार, मदद और बातचीत पर भी दिया जवाब। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को पाकिस्तान में जारी आर्थिक संकट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि कोई भी देश मुश्किल स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता और समृद्ध ताकत नहीं बन सकता अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद हो। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित एशिया आर्थिक संवाद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में आतंकवाद मूलभूत मुद्दा है, हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। चीन को लेकर जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंधों में आर्थिक चुनौतियां वास्तव में बहुत गंभीर हैं, बहुत विकट हैं। चीन के साथ व्यापार असंतुलन की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि कारोबारियों की भी है। इससे पहले गुरुवार को एक अन्य कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा था कि आज भारत की छवि ऐसे देश की बन गई है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हर देश की अपनी चुनौतियां हैं और कोई चुनौती राष्ट्रीय सुरक्षा से समान महत्व वाली नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन के अरेस्ट होने पर सीएम मान की 2 टूक, बोले रिश्वत लेने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, पंजाब के भटिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन की विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि रिश्वत लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ही ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए बराबर है। भगवंत मान ने कहा कि रिश्वत किसी को भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करने वालों के लिए न कोई रहम है न दया, कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट कर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि घूसखोरी किसी की भी हो, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश की जनता के विश्वास, प्यार और उम्मीद से मुझे हौसला मिला है। जनता के टैक्स का पैसा खाने वालों पर किसी भी तरह का रहम और न ही तरस खाया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, विजिलेंस ब्यूरो ने भटिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी विधायक रतन को गिरफ्तार किया था। भटिंडा में उनके पीए को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इसी मामले में विधायक अमित रतन की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम शिंदे के बेटे ने संजय रावत को बताया मानसिक रूप से बीमार, कहा इलाज की जरूरत है। जी हां दोस्तों, शिवसेना के ठाणे से सांसद श्रीकांत शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, ने गुरुवार को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत को मानसिक रूप से बीमार और तत्काल चिकित्सा उपचार की जरूरत के लिए बताया। श्रीकांत शिंदे ने संजय रावत पर पलटवार किया। संजय रावत ने 2 दिन पहले उन्हें मारने की सुपारी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। शिंदे ने कहा था कि मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूं। उन्हें सीजियोफ्रेनिया जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के रोजाना सुबह के मनोरंजन के लिए रावत जरूरी हैं।
राज्य सरकार और उनके प्रमुख नेताओं पर हमला करने के लिए शिवसेना यूबीटी नेता की हर रोज प्रथागत मीडिया ब्रीफिंग चलती है, चाहे वह देश में कहीं भी ही क्यों ना हो। हालांकि संजय राउत ने आरोप की पृष्ठभूमि के खिलाफ सीएम शिंदे ने आश्चर्य जताया कि क्या शिवसेना यूबीटी सांसद ने केवल सहानुभूति हासिल करने के लिए मौत की धमकी का दावा किया था, लेकिन आश्वासन दिया कि सरकार अभी भी मुद्दों की जांच करेगी और उचित कदम उठाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना से मां बेटे के खौफ की कहानी। 3 साल में कमरे में कचरे का ढेर लगा, सिलेंडर तक नहीं बुलवाया, हीटर पर पकाया खाना। जी हां दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के डर से 3 साल घर में कैद रहे मां बेटे के रेस्क्यू के बाद पता चला है कि महिला सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, फिर इस सामान को सैनिटाइजर करके ही यूज करती थी। 3 साल में एक बार भी कूड़ा फेंकने बाहर नहीं निकली। घर में चिप्स से लेकर अन्य आइटम्स के रेपर का ढेर मिला। शुरुआती जांच में पता चला है कि मां बेटे की मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए दोनों को ही रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम के चकरपुर इलाके के मारुति विहार निवासी सुजान की पत्नी मुनमुन मांझी 2020 में आई कोरोना की पहली लहर से इतना घबरा गई कि उसने खुद को 8 साल के बेटे के साथ घर में कैद कर लिया। पति सुजान एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। कोरोना के डर से वह खुद कुछ दिन के लिए घर नहीं गए, लेकिन कोरोना का खतरा कम होने के बाद जब घर लौटे तो पत्नी ने दरवाजा ही नहीं खोला। सुजान ने पुलिस को बताया कि कुछ समय तक तो उसे भी लगा कि डर की वजह से पत्नी घर के अंदर नहीं आने दे रही है, मगर जब वक्त बीतने लगा तो उन्हें पत्नी की मानसिक स्थिति पर शक हुआ। इसके बाद उसने पत्नी के मायके वालों से बात की। मायके वालों ने समझाया, लेकिन मुनमुन ने उन्हें भी कह दिया कि अभी कोरोना फैला हुआ है, वह न घर के बाहर आएगी और न बाहर से किसी को अंदर आने देगी, चाहे वह उसका पति ही क्यों ना हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हर बॉल पर छक्का मारूंगा, अखिलेश ने सीएम योगी को दिया क्रिकेट मैच खेलने का चैलेंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्रिकेट खेलने का चैलेंज दिया। आज तक से खास बातचीत में अखिलेश ने कहा कि वह हमसे मैच खेलने आए हैं, मैं उनकी हर बॉल पर छक्का मारूंगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो कोई स्टेडियम नहीं बनाया, इन्हें शपथ लेनी होती है तो सपा के बने स्टेडियम में जाते हैं, ओलंपियंस को सम्मान देना है तो भी सपा के स्टेडियम में जाते हैं, हाथ हिलाकर मैच देखने चले गए तो जनता को लगा कि वह जनता को बता रहे हैं कि उन्होंने स्टेडियम बनाया है। मैच खेलने आए हमसे। जातिगत जनगणना को लेकर विधानसभा के अंदर दूसरी पार्टियों से सपोर्ट मांगने पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे यूपी की जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि देश की जनता अगर जातिगत जनगणना चाहती है तो यह होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंदिरा गांधी की तरह अमित शाह को भी चुकानी होगी कीमत, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की खुली धमकी। जी हां दोस्तों, पंजाब के वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। अमृतपाल के एक साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने के बाहर जमकर बवाल किया। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर धमकी दे दी। सिंह ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि वह खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था, अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के लिए भी ऐसा ही कहते हैं तो मैं देखूंगा कि वह गृह मंत्री पद पर कब तक रह पाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी, हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वह पीएम मोदी हो या अमित शाह या भगवंत मान हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले भी अमृतपाल सिंह ने एक कार्यक्रम में अमित शाह को धमकाते हुए कहा था कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है। इंदिरा गांधी ने भी दबाव बनाया था। क्या नतीजा निकला सब जानते हैं। अमित शाह भी अपनी इच्छा पूरी कर लें, हम अपना राज मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा बजट 2023, इलाज में छूट, वृद्धा पेंशन में इजाफा, कोई नया टैक्स नहीं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को चौथा बजट 2023-24 पेश किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस बार 1,83,950 रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 11.6% ज्यादा है। उन्होंने बताया कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हरियाणा में बुजुर्गों के पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2,750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 से घटाकर 60 साल करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने की भारत की तारीफ। बिल गेट्स ने भारत को भविष्य की उम्मीद बताया, बोले बड़ी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है यह देश। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं। अपनी इस यात्रा से पहले बिल गेट्स ने भारत को लेकर एक ब्लॉग लिखा है जिसका टाइटल उन्होंने गेट्स नोट्स रखा है। इस ब्लॉग में बिल गेट्स ने भारत की जमकर तारीफ की। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा कि एक देश के तौर पर भारत भविष्य की उम्मीद देता है। भारत के पास इनोवेशन के एरिया में वर्ल्ड को लीड करने का विजन है जो यह तय करता है कि जरूरत के हिसाब से दिक्कतों का सॉल्यूशन उनके लाखों नागरिक तक पहुंच सके। भारत ने साबित किया है कि वह बड़ी चुनौतियों से एक बार में निपट सकता है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को रियल टाइम डेटा नहीं, सेबी सख्त बना सकता है नियम। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को डेटा देने का सख्त नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी की इस मामले में एक्सचेंज और ब्रोकर्स के साथ बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नियमों को सख्त करने के साथ साथ डेटा देरी से देने और इसको लेकर जागरूकता लाने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इसको लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्ताव के मुताबिक रियल टाइम डेटा साझा नहीं किया जाए, एक दिन की देरी के साथ डेटा साझा किया जाएगा। डेटा इन्वेस्टर एजुकेशन में इस्तेमाल, गेमिंग में नहीं होगा। डेटा का दुरुपयोग हुआ तो एक्सचेंज जिम्मेदार होंगे। कई प्लेटफॉर्म्स पर इंसेंसिटिव और रिवॉर्ड से चिंता बढ़ी है। गेमिंग पर भी इंटरमीडिएटरी नियम लगाने का विचार है। ब्रोकर्स से भी डेटा शेयरिंग की मनाही पर विचार चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में गिरावट। पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस के शेयर 5% टूटे। सेंसेक्स 139 अंक गिरकर बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 59,605 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 30 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी में भी यह 17,523 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार 5वें दिन मार्केट में यह गिरावट आई। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी रही। आज अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट रही। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1.14% गिरा। अडानी ट्रांसमिशन, पावर, टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 5% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि लोअर सर्किट लगा। अडानी विल्मर में 3.41%, एसएससी में 0.81% और एनडीटीवी में 0.25% की गिरावट रही। वहीं अडानी पोर्ट्स में 1.19% और अंबुजा सीमेंट में 0.69% की तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों आज के निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक रहे। वहीं टॉप लूजर में एशियन पेंट्स, एलटी और टाइटन रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीरियड लीव की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महामारी के 2 दिन भारी, छुट्टी से महिलाओं का करियर कमजोर या मजबूत, कंपनियां देखेंगी प्रोडक्टिविटी। जी हां दोस्तों, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क प्लेस पर छुट्टी मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आज यानी कि 24 फरवरी को सुनवाई करेगी। महिलाओं के नाजुक दिनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दाखिल की है। शैलेंद्र त्रिपाठी ने वुमेन भास्कर को बताया कि मैंने बचपन में अपनी मां को इस दर्द से गुजरते देखा है। एक बार ट्रेन में सफर के दौरान एक को पैसेंजर महिला पीरियड्स के दर्द से काफी बेचैन थी। वो बेचैन थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें पेन किलर दी। बाद में मैंने इस विषय पर पढ़ा और जाना कि पीरियड्स के दर्द की तुलना हार्ट अटैक जैसी होती है। तब मैंने इस मुद्दे पर पीएल दाखिल की है। दुनिया के कुछ देशों में यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि महिलाओं को काम करने के लिए बराबरी के मौके मिले। महिलाएं सेफ्टी को लेकर और लेट ऑफिस आने जाने में ज्यादा मुश्किलें झेलती है, इसलिए वर्क प्लेस को ज्यादा जेंडर इक्वल बनाने की डिमांड रखने वाले इन छुट्टियों की मांग कर रहे हैं। पीरियड लीव के मामले में कई कंपनियां अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है। वहीं दुनिया भर में भी इसे लेकर बहस जारी है। महिलाओं का मानना है कि यह उनकी जरूरत है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह छुट्टी लेने का बहाना या फिर मजाक का विषय है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेंकटेश प्रसाद ने एक एक कर खोल दिए धागे, आकाश को नहीं मिल रही ढाल, अब ट्रोल आर्मी दिखा रही आईना। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत शानदार की है, लेकिन टीम सिलेक्शंस लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सलामी बैटर केएल राहुल के खिलाफ चल रही हवा बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कोई करुण नायर को लेकर आईना दिखा रहा है तो कोई शुभमन गिल की फॉर्म बता रहा है। इतना ही नहीं, ये तूफान इतना बढ़ गया है कि भारत के 2 पूर्व दिग्गज आपस में भिड़ चुके हैं। वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा के बीच बहसबाजी जग जाहिर हो चुकी है। दोस्तों मामला यह था
कि वेंकटेश प्रसाद ने केएल राहुल के फ्लॉप शो के बाद बेंच गर्म कर रहे खिलाड़ियों के आंकड़े गिनाना शुरू कर दिया था। साथ ही खरे शब्दों में सिलेक्शन की आलोचना की थी, लेकिन उनकी यह हरकत आकाश चोपड़ा को रास नहीं आई। फिर आकाश चोपड़ा ने इस बात का विरोध किया, या कह सकते हैं कि राहुल का समर्थन किया। इसके बाद वेंकटेश भी बहस में पीछे नहीं रहे, लेकिन फैंस को मजा तब आया जब वेंकटेश ने आकाश को उनके पुराने ट्वीट से आईना दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में अमित शाह बोले कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह मिशन कर्नाटक पर हैं। उन्होंने बेंगलुरु में गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे परिवारवादी पार्टी बताया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने जरूर देश के आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक स्वतंत्रता पाने का मंच थी, इस कारण लोग उससे जुड़ रहे थे। आज कांग्रेस परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, अध्यक्ष के पिता कभी अध्यक्ष नहीं होते। शाह ने आगे दावा किया कि कांग्रेस पार्टी किसी विचारधारा के साथ नहीं जन्मी थी। कांग्रेस पार्टी में न सांस्कृतिक विचारधारा थी, न अर्थव्यवस्था को लेकर विचारधारा थी और न ही देश के गठन को लेकर कोई विचारधारा थी। शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2004 से 14 के दौरान एक भी नई नीति नहीं बनाई गई। मनरेगा के कार्यक्रम को अगर सोनिया गांधी नीति कहती है तो नीति के बारे में उनकी समझ पर मुझे तरस आता है, क्योंकि मनरेगा एक कार्यक्रम है, नीति नहीं। उन्होंने आगे बोला कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार लंबे समय तक इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और ऐसा शासन चलाया कि इन राज्यों को बीमारू घोषित करना पड़ा था। चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार आई और आज ये राज्य बीमारू राज्य नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजी मनी के लिए ट्रेडिंग करने वालों की कमाई नहीं, शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी 34 महीनों में सबसे कम। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने का सीधा असर रिटेल निवेशकों की भागीदारी पर हुआ है। घरेलू बाजार में बीते माह व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 34 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है। एनएसई पर एक्टिव ट्रेडरों की संख्या भी लगातार 8वें माह घटी है। दोस्तों, जनवरी में सेंसेक्स 1291 अंक टूटा था। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक बीते माह कैश मार्केट में रिटेल निवेशकों ने रोजाना औसतन 22,829 करोड़ रुपए का लेन देन किया। यह मार्च 2020 से अब तक का सबसे निचला स्तर है। यह फरवरी 2021 के पीक 58,409 करोड़ से भी 61% कम है। तब से अब तक कुल ट्रांजैक्शंस में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 66% से घटकर 44% पर आ गई है। दोस्तों, एनएसई पर जनवरी में एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट की संख्या दिसंबर 2022 के मुकाबले 3% घटकर 3.4 करोड़ रह गई है। इस मामले में लगातार 8वें महीने गिरावट आई है। बीते साल जून में यह आंकड़ा 3.8 करोड़ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ठग सुकेश के फूट फूट कर रोने का वीडियो। मंडोली जेल में छापा पड़ा, सेल में 1.5 लाख की चप्पल, 80,000 की जींस मिली। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मंडोली जेल से कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उसकी सेल के अंदर लग्जरी चीजें नजर आई है। करीब 3 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत में सुकेश रोता हुआ नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश की सेल में जो सामान मिला उसे देखकर अधिकारी भी हैरान थे। सुकेश के पास से गुची की 1.5 लाख की चप्पल, कैश और 80,000 की 2 जींस भी मिली। रेड करने आए अधिकारी ये पूरा सामान समेट कर ले गए। छापे की वीडियो को लेकर जेल अधिकारी ने कहा कि जेल अथॉरिटी इस बात की जांच करेगी कि किसने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का सीसीटीवी फुटेज लीक किया था। उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, गुरुवार को वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि अधिकारियों के साथ आए सीआरपीएफ के जवान सुकेश की सेल में रखा पूरा सामान उठाकर ले गए। इस बीच सुकेश कोने में खड़ा रहा। वह जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह के सामने फूट फूट कर रोते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कपिल देव ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर फिर उठाया सवाल, बोले ओवरवेट दिखते हैं। जी हां दोस्तों, 1983 में देश को पहला वर्ल्ड कप खिताब दिलाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने एक बार फिर रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाया है। कपिल देव को लगता है कि रोहित एक शानदार बल्लेबाज है, लेकिन वह ओवरवेट दिखते हैं। रोहित की फिटनेस की तुलना पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली से करते हुए कपिल ने महसूस किया कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है। कपिल देव ने एबीपी न्यूज पर बात करते हुए बताया कि एक कप्तान के लिए अपनी फिटनेस बनाए रखना क्यों जरूरी है। कपिल देव ने यह भी कहा कि कप्तान के रूप में रोहित का रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन वह अपने हमवतन कोहली से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने अभी भी अपनी फिटनेस बनाए रखी हुई है। दोस्तों, दरअसल कपिल देव ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए फिट रहना बेहद जरूरी है, कप्तान के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। जहां तक फिटनेस के स्तर का संबंध है, अगर आप उस स्तर तक नहीं है तो यह शर्म की बात है। रोहित को अपनी फिटनेस पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बेशक रोहित एक शानदार बैटर हैं, लेकिन उनको अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।